Let's start with the new essay, essay 530, that is audit sampling. अब audit sampling में क्या है? So audit sampling मतलब क्या होता है? So application of audit procedures to less than 100% of items, and the all sampling units, and all the sampling units have a chance of selection, have a equal chance of selection. तो उसको अपन sampling बोलते हैं. So application of audit procedures to less than 100% of items and the all sampling units, to less than 100% of items and all sampling units have a chance of selection is called as the sampling. Then population मतलब क्या होता है? The entire set of data is known as population. और sampling unit क्या होता है? Individual items of population is known as sampling unit. Population entire set of data and sampling unit is individual items of the population. Then अब दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के सैम्पलिंग होता है, टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. फर्स्ट स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, सेकंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब क्या है? रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स. रैंडम है. द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रेट. तो पहला का रैंडम सिलेक्शन मेथड है, रैंडम सिलेक्शन होता है उसमें, इसलिए वो स्टैटिस्टिकल रैंडम सैम्पलिंग होता है. फिर सेकंड है यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट एक है कि वो साइंटिफिक मेथड है. दिस इज अ साइंटिफिक मेथड. सो साइंटिफिक मेथड है. तो 3 पॉइंट, रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की यूज होती है एंड इट इज अ साइंटिफिक मेथड. नाउ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है? A sampling approach that does not have characteristic of random selection and use of probability theory is considered as non-statistical sampling. Its composition is based on experience and the knowledge of the auditor. जो जजमेंट होता है, ऑडिटर का जो भी जजमेंट होता है उस पर बेस्ड होता है. एंड कॉमन एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी. जो भी ये कॉमनली यूज होता है क्योंकि वो सिंपल है. तो इसका क्या पॉइंट है कि पहला जो अबव पॉइंट है, जो स्टैटिस्टिकल के पॉइंट्स है, वो इसमें नहीं लगेंगे, इसलिए वो नॉन स्टैटिस्टिकल है. बस पहला पॉइंट वही है. फिर नॉलेज और एक्सपीरियंस लगता है ऑडिटर का, एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर. और ये यूजफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी. तो ये हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए, ये तीन पॉइंट होंगे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के. नाउ sampling risk क्या है? The risk that auditor's conclusion based on the sample may be different from conclusion if entire population was subject to the same audit procedure. मतलब अगर पूरे पॉपुलेशन पे करेंगे, अगर फुल पॉपुलेशन पे करते तो कंक्लूजन और आता, कंक्लूजन डिफरेंट था. बट सैम्पलिंग किया, कंक्लूजन डिफरेंट आता, कंक्लूजन वुड बी डिफरेंट. बट सैम्पलिंग किया तो कंक्लूजन कुछ और आ गया. बस वही है, बट सैम्पलिंग किया तो कंक्लूजन और आ गया. तो इसमें क्या है? दो अरेनियस कंक्लूजन, टू एरेनियस. तो ये दो एरेनियस कंक्लूजन निकलेंगे. तो ये दो जो है, ऑडिट वाज नॉट इफेक्टिव एंड ऑडिट इनएफिशिएंट, टू एरेनियस कंक्लूजन निकलते हैं, टू एरेनियस कंक्लूजन निकलते हैं. तो वो क्या है देख लेते हैं. टू एरेनियस कंक्लूजन निकलते हैं. अब पहला टीओसी और पहले टीओसी में अपन को लगता था टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया वो इफेक्टिव था, कंक्लूड किया कि वो एक्चुअल में कंक्लूडेड कि वो इफेक्टिव था, बट वो एक्चुअल में इफेक्टिव नहीं था. एंड इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट अपन ने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट नहीं था पर एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट था. तो इससे क्या मिलता है कि ऑडिट इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि अपन को ऐसा लगता था, अपन ने कंक्लूड ऐसा किया कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल एकदम प्रॉपर है और मिसस्टेटमेंट्स है ही नहीं. बट एक्चुअल में क्या था कि इफेक्टिव नहीं थे और मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करते थे. तो ये इफेक्टिव नहीं हुआ, ऑडिट वाज नॉट इफेक्टिव. सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल की इफेक्टिवनेस अपन ने कंक्लूड की कि प्रॉपर नहीं है, कंक्लूड की कि प्रॉपर नहीं है, बट एक्चुअल में वो प्रॉपर थी. एंड इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट अपन ने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट है, बट एक्चुअल में वो नहीं थे. तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अदर ऑडिट प्रोसीजर करनी पड़ेगी, और ज्यादा बिल चेक करने पड़ेंगे, और ज्यादा आर्टिकल्स को भेजना पड़ेगा. तो ऑडिट वाज इनएफिशिएंट. उसको जो भी ऑडिट का जो अपन को पर्पस था वो इनएफिशिएंट, क्योंकि अपन को ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़े. मतलब लास्ट में अपन को यही मिला कि एक्चुअल में वो सही था और मिसस्टेटमेंट्स नहीं थे, पर अपन को वो प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़े. तो सैम्पलिंग रिस्क दो एरेनियस कंक्लूजन निकलते हैं. ऑडिट वाज नॉट इफेक्टिव, ऑडिट वाज इनएफिशिएंट. ऑडिट वाज इनएफेक्टिव में क्या है कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को अपन ने देखा और कंक्लूड किया कि वो इफेक्टिव है, बट एक्चुअल में वो नहीं थे. एंड इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स मिसस्टेटमेंट्स के केस में अपन ने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, बट एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट्स थे.
तो ऑडिट इफेक्टिव नहीं था। एंड इन केस ऑफ सेकंड एरनेस कंक्लूजन क्या निकला, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल अपन को लगता है, अपन ने कंक्लूड किया कि इफेक्टिवनेस नहीं है, पर एक्चुअल में वो इफेक्टिव था। एंड इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स अपन ने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट है, पर एक्चुअल में वो नहीं थे। तो ये तो सही डिसीजन है, पर उसको लाने के लिए अपन को अदर ऑडिट प्रोसीजर करनी पड़ी, और अपन के ज्यादा रिसोर्सेज लगे, तो ऑडिट इनएफिशिएंट थे। हो गया। नाउ मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, meaning process of dividing a population into subpopulation. It is suitable for highly diversified population. मतलब 8,000 से 8 लाख के बिल है। अब इसको अपन को स्ट्रेटिफाई करना पड़ेगा कि भाई 8,000 से 80,000 के एक 8,000 से 80,000 के एक में आएंगे, फिर 80,000 के 4 लाख के बीच के ट्रांजेक्शन एक स्टाटा में आएंगे, इसके बीच में अपन कितने कितने बिल चेक करेंगे, और 4 लाख से 8 लाख के बीच अपन कितने कितने करेंगे। तो इसका स्ट्रेटिफिकेशन में स्टाटा में डिवाइड करना है, तो वो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। नाउ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, monetary amount set by an auditor in respect of which auditor seeks to obtain appropriate level of assurance isn't exceeded by the actual misstatement। मतलब जितने लेवल तक वो रह सकता है रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, तो वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है। Address risk that the aggregate of individual immaterial misstatements may cause financial statements to be materially misstated। मतलब अपन ने ऐसा थ्रेशोल्ड रखा कि 3,000 के नीचे के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको अपन नहीं चेक करेंगे, वो अपने थ्रेशोल्ड में नहीं आता। टॉलरेबल है वो, 3,000 तक का अगर डिफरेंस हुआ तो वो टॉलरेबल है। पर अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, उसका 200 का डिफरेंस है, फिर 300 का डिफरेंस है, फिर 500 का डिफरेंस है, तो इन सब का टोटल हो गया अगर 3,000 हो गया, तो वो भी अपन को देखना पड़ेगा कि वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट में इमटेरियल जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है वो एग्रीगेट बन के मटेरियल नहीं होंगे ना। एंड लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो वही है जो अपन ने किया वो। नाउ टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज इन केस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, ये हो गया। नाउ ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है, ये थोड़ा लास्ट में पढ़ते हैं, पहले सैंपल सिलेक्शन मेथड्स पढ़ लेते हैं। सैंपल सिलेक्शन मेथड्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। तो पहला सैंपल सिलेक्शन मेथड में रैंडम सिलेक्शन क्या है, whole population has equal chance of selection and it is based on random number generated and random number tables. Sampling units can be physical items or the monetary items and appropriate when there are similar items and falls within the same list। तो क्या है, पहला तो has equal chance of selection, random number generators, random number tables, तो ये हो गया। फिर सैम्पलिंग यूनिट्स के फिजिकल आइटम्स और द मॉनिटरी आइटम, फिजिकल आइटम भी हो सकता है, मतलब अपन यूनिट्स के बेस पर भी कर सकते हैं और मॉनिटरी आइटम्स के बेस पर भी कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट एंड सिमिलर, एक ही टाइप के आइटम्स है तब रैंडम सिलेक्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। एंड फॉल्स विद इन द सेम रेंज, एक ही रेंज में अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक ही रेंज के अगर बिल्स है तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा। नाउ सेकंड इज सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड by the sample size to give a sampling interval में अपन चेक करेंगे। Although the starting point may be determined haphazardly, the sample is more likely to be truly random if it is determined by a use of computerized random number generator और random number tables। मतलब इसमें क्या है, जो भी टोटल पॉपुलेशन 1 लाख की है और अपन को सैंपल्स निकालना है 10,000, 10,000 नहीं 1,000, चलो 1,000 रख देते हैं। Systematic में क्या है, number of sampling units in the population is divided by the sample size to give a sampling intervals को पाने के लिए। फिर इसमें क्या है, although the starting number may be determined haphazardly, the sample is more truly random if it is determined use of, मतलब जो starting point है वो random table से अगर निकाला जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा अच्छा है, बस वही पॉइंट है। Then monetary unit sampling में क्या है, value weighted selection in monetary amounts, मतलब अगर 10 बिल 5,000 के है और एक बिल 50,000 का वैल्यू रखता है, तो इसको ही चेक कर लो ना, ये 10 बिल क्यों चेक करने बैठे हो। तो वही है, तो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग इसके बेसिस पे कि वैल्यूएटेड सिलेक्शन इन मॉनिटरी टर्म्स। फिर हैफेजेड सिलेक्शन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कर दो, जो भी आया वो ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। तो विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर टेक्निक, कोई भी स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है। एंड अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस और प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब ऑडिटर को ध्यान रखना है कि वो कोई भी बायसनेस है, प्रिडिक्टेबिलिटी ना रखे। एंड इट इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, अगर जब भी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं तब ये काम का नहीं है, कॉन्शियस बायस और प्रिडिक्टेबिलिटी मत लाओ, और विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक, कोई भी स्ट्रक्चर टेक्निक इसमें नहीं है। देन ब्लॉक सिलेक्शन ऑफ
ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम्स फ्रॉम विद इन। कंटीजियस आइटम्स मतलब क्या है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस में, कंटिन्यूअस या फिर सीक्वेंस में। मतलब इसमें क्या है सर, एकदम सिंपल एग्जांपल है, तेरे पास 100 बिल्स 100 बिल्स है। अब उस तुमने क्या किया, 100 बिल्स है और तुमने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब तुम डिसाइड करोगे कि मुझे तीसरा तीसरा और सातवां चेक करना है। तो तीसरा तीसरा चल, ये कौन सा है पता नहीं, 1 2 3 4 5, पांचवा पांचवा और नाइन्थवा एथ वन सिलेक्ट करना है। तो इसके हिसाब से अपन कर लेंगे कि 100 ट्रांजेक्शन को अपन ने 10 भाग में डिवाइड कर दिया, और फिर जो भी दो एक या दो जो अपन को चेक करने हैं ब्लॉक्स, तो उसको अपन चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने सैंपल सिलेक्शन मेथड। नाउ नाउ है, हाँ, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सैंपल साइज को, पहले अपन टीओडी को कर लेते हैं। एंड इंक्रीज इन ऑडिटर्स रिस्क ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। अगर आरएमएम रिस्क ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो अपन की सैंपल साइज भी ज्यादा होगी। तो आरएमएम ज्यादा, सैंपल साइज ज्यादा। फिर इंक्रीज इन यूज ऑफ अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अगर अदर अदर प्रोसीजर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर सैंपल साइज कम करके सैंपल, क्योंकि अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहा है तो फिर सैंपल साइज कम हो जाएगी। फिर एन इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस। अगर अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये हो गया। फिर ये ज्यादा वाले ले लेते हैं। सो एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड। तो जो भी मिसस्टेटमेंट उसको लगता है ज्यादा, मिसस्टेटमेंट अगर ज्यादा होगा तो वो सैंपल साइज भी ज्यादा कर लेगा। सो एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड। और इसमें पहला क्या है, एन ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क मॉडल। अगर आरएमएम ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, मिसस्टेटमेंट है तो भी सैंपल साइज ज्यादा, अगर अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा। फिर अगर अदर प्रोसीजर्स ज्यादा है तो सैंपल साइज कम होगी। फिर डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, ये वाला पॉइंट हो गया। इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, तो सैंपल साइज कम होगा। फिर टॉलरेबल साइज ऑफ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट अगर ज्यादा होगा तो सैंपल साइज कम। और स्ट्रेटिफिकेशन अगर ज्यादा होगा, स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर होगा, स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर तो सैंपल साइज कम। तो इसका पहले तो इंक्रीज वाला सब लिख लेते हैं। तो इसको मटेरियल में स्टेटमेंट इंक्रीज, सैंपल साइज इंक्रीज, ये हो गया। फिर अश्योरेंस इंक्रीज, अगर अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा लो। फिर ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा होगा। ये हो गए जो इंक्रीज वाले हैं। फिर फिर तीन जो कम वाले हैं, तो एन इंक्रीज इन यूज ऑफ अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, तो सैंपल साइज कम लगेगा। फिर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट अगर ज्यादा है, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज कम मिलेगा। का सैंपल साइज कम रखना रखना ज्यादा प्रॉपर है। एंड अगर स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर है तो फिर सर्टिफिकेशन प्रॉपर है तो सैंपल साइज कम। तो ये हो गए पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गए इंक्रीज वाले। चौथे, पांचवे और छठे सैंपल साइज कब कम कम लेंगे तो चलेगा। तो ये टीओडी वाला खत्म हो गया। अब ये वाला टीओसी तो एकदम इजी है। तो an increase in the extent to which the auditor's risk assessment takes into account relevant controls। अगर कंट्रोल ज्यादा है, कंट्रोल्स पे उसको रिलायबिलिटी ज्यादा है, तो रिलायबिलिटी और कंट्रोल ज्यादा, तो सैंपल इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स पे विश्वास कम है तो सैंपल साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। फिर एन इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा है, रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा तो सैंपल साइज भी ज्यादा। फिर एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन टू बी टेस्टेड। जो रेट ऑफ डेविएशन है वो ऊपर वाला टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है। सो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन यहाँ पे, रेट ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा है तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो अपन सैंपल साइज कम रखेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि इतना जो ज्यादा तक अपन टॉलरेट कर सकते हैं, तो सैंपल साइज कम रखेंगे। अगर रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल साइज ज्यादा, और अश्योरेंस ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो भी सैंपल साइज ज्यादा, अश्योरेंस ज्यादा, सैंपल साइज ज्यादा रखनी चाहिए, सैंपल साइज बड़ा नहीं चाहिए। फिर ये हो गया टीओसी के। तो देख लेते हैं, इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ विच ऑडिटर असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल्स, अगर कंट्रोल कम है तो सैंपल साइज ज्यादा, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो सैंपल साइज कम, रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा होगा, एंड अगर अश्योरेंस ज्यादा है तो अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज भी ज्यादा लगेगा। अब ये है ना, ये पॉइंट्स थोड़े सेल्फ स्टडी वाले हैं तो वो चलेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ठीक है। चलो तो फिर से एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग है एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स, ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, एंड पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज एंटायर सेट ऑफ डेटा, एंड सैम्पलिंग यूनिट क्या है, इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अपन ने लिख लिया है पूरा, रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी थियरी एंड साइंटिफिक मेथड। फिर नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या है, स्टैटिस्टिकल का पॉइंट्स है, नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर से होती है, सिंपल है। फिर there is that auditor's conclusion for auditor based on sample may be different from conclusion if entire population was subjected to same audit procedure। इसमें अपन ने पूरे पूरे तरीके से कर लिया कि टीओसी के केस में अपन ने कंक्लूड किया कि वो इफेक्टिव, बट एक्चुअल में इफेक्टिव नहीं था। और इन केस ऑफ टीओडी मिसस्टेटमेंट्स अपन ने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट्स नहीं थे पर एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट्स थे, तो ऑडिट वाज नॉट इफेक्टिव। एंड द सेकंड एरर कंक्लूजन इज इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वी कंक्लूडेड दैट इट इज इफेक्टिव, बट एक्चुअल में वो वी कंक्लूडेड दैट इफेक्टिव नहीं है बट एक्चुअल में वो इफेक्टिव थे। और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स वी कंक्लूडेड दैट देयर वर मिसस्टेटमेंट्स बट इन एक्चुअल देयर वर नो मिसस्टेटमेंट्स। तो इससे ऑडिट इनएफिशिएंट हो गई क्योंकि अपन को ज्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़े। देन मेथड ऑफ सर्टिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन सुटेबल फॉर हाईली डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन, जो भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है उसमें ये काम लगेगा। फिर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या, मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन appropriate level of assurance isn't exceeded by the actual misstatement, address risk that the aggregate of individual immaterial, जो individual immaterial है misstatement में cost financial statement to be material, जो भी individual मटेरियल नहीं है बट अगर एग्रीगेट करें तो मटेरियल से ज्यादा हो रहा है तो उसको रिस्क को एड्रेस करने का एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फिर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इसका इन केस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर ऑडिटर ड्यूटीज खुद से एक बार पढ़ लेना वो ठीक है। फिर सैंपल मेथड ऑफ सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन मेथड में क्या है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंडम नंबर टेबल, सैम्पलिंग यूनिट्स कैन बी फिजिकल आइटम्स और मॉनिटरी आइटम्स, एप्रोप्रिएट एंड सिमिलर आइटम्स और फॉल्स विद इन द सेम रेंज। सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द sample size to give a sampling interval. Although the starting point may be determined haphazardly, the sample is more likely to be truly value weighted selection based on the monetary items. Emphasize selection without structured technique and conscious bias or predictability in initial not appropriate when statistical when using statistical sampling. Block selection क्या है, selection of contiguous items from within the population, continuous और sequence वाला ये हो गया। लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपल साइज। इसमें क्या है, टीओडी पहला कर लेंगे, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, अगर अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहा है सैंपल साइज कम, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो सैंपल साइज कम होगा, एंड सर्टिफिकेशन प्रॉपर इंक्रीज कर रहा है तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर कंट्रोल्स कम है तो सैंपल साइज ज्यादा, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो सैंपल साइज कम, रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, एंड अश्योरेंस ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा। हो गया कंप्लीट।